श्रीरंगपुर नाम के गांव में समीर नाम का एक लड़का अपने माँ पिताजी के साथ रहता था, जिसने अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी कर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वो शहर चला गया। अब उसने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। वो बहुत ही ज्यादा मेहनती और होशियार था, तो उसे कॉलेज कैंपस से ही अच्छी जॉब मिली थी। वो बड़ा मन लगाकर नौकरी कर रहा था। नौकरी लगते ही कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाती है। अब वो अपने माँ पिताजी को अपने पास बुलाता था, लेकिन वो नहीं जाते थे। एक बार समीर अपने पिता से, पिताजी, मेरे बार बार बुलाने पर भी आप शहर क्यों नहीं आते? अब तो आपके आराम करने के दिन हैं। आखिर बात क्या है पिताजी? बेटे, हमारा जन्म तो इसी मिट्टी में हुआ है। तुम तो जानते हो, हम अगर 2 दिन खेत में नहीं गए तो बीमार पड़ जाएंगे। और तो और वो शहर का वातावरण हमें बिल्कुल भी नहीं भाता। तुझे याद है ना बेटा, तुम्हारी शादी के वक्त जब हम 1 महीना वहां रुके थे तो कितने बीमार पड़ गए थे। अब तुम लोग ही यहाँ आकर रहो बेटा। पिताजी, आपको पता है, अब मेरी परदेश में नौकरी लगी है और मैं कुछ ही दिनों में वहां चला जाऊंगा। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ दिन रहना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जाने से पहले आप दोनों से मिलकर जाऊंगा। परदेश में? अरे वाह वाह वाह, हमारा नाम तुमने रोशन कर दिया है बेटा, रोशन। तुम ऐसे ही तरक्की करते रहो। समीर और उसके पिताजी मोहन की बात हो जाने के बाद मोहन समीर की माँ सुमन को सारी बात बता देते हैं, तो वो भी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो भगवान के सामने प्रसाद चढ़ाते हुए, भगवान जी, हमारे बेटे का हमेशा से ऐसे ही साथ देना। अब जाने से पहले समीर और उसकी पत्नी गाँव आते हैं। वो दोनों कुछ दिन अपने माँ पिताजी के साथ रहकर परदेश चले जाते हैं। सभी लोग समीर को बड़ा मानते थे। मीरा की भी वही जॉब लग जाती है। अब कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। मीरा वहीं पर अपने बच्चे को जन्म देती है। समीर अपने माँ पिताजी से हर रोज बात करता था। वो पहले उनसे बात करता था और फिर अपने काम करने लगता था। अब उन्हें परदेश जाए हुए बहुत साल बीत चुके थे। समीर और मीरा दोनों भी अपने देश लौट आना चाहते थे। एक दिन समीर मीरा से, मीरा, अब मुझे लगता है कि हमें हमारे गांव लौट जाना चाहिए। हम अपनी सारी जिंदगी दूसरे लोगों के साथ बिता रहे हैं। अब मुझे लगता है हमें हमारे अपनों के साथ रहना चाहिए। समीर की बात सुनकर मीरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो समीर से, आपने तो मेरे मन की बात सुन ली हो जैसे। सुमित 6 साल का हो चुका है, फिर भी माँ बाबा ने उसे देखा नहीं और ना ही उसे उठाकर लाड़ प्यार किया है। हम उन सबको सरप्राइज देंगे। अब समीर और मीरा अपनी जॉब छोड़कर अपने छोटे से गांव में ही अपनी जिंदगी गुजारने का सोच लेते हैं। एक दिन अचानक से समीर, मीरा और उनका बेटा सुमेद अपने गांव पहुंच जाते हैं। उन्हें अपने सामने खड़ा देख समीर के माँ पिताजी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही चौंक भी जाते हैं। अब सुमन अपने बेटे के लिए उसकी पसंद की चीजें बनाकर उसे खिलाती थी, अपने पोते के साथ खेलती थी। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन समीर खेत में बड़े अच्छे से मन लगाकर काम कर रहा था। उसे काम करते देख उसके पिताजी उससे, अरे वाह बिटुआ, क्या तुमने परदेश में इसकी भी ट्रेनिंग ली थी? अरे नहीं पिताजी, लेकिन खेती की पढ़ाई जरूर की है। क्या सच में? हाँ पिताजी, अब मैं यहाँ पर ही रहने वाला हूँ और यहाँ पर रहकर खेती करना चाहता हूँ। समीर की यह बात सुनकर पिताजी अचरज में पड़ जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो समीर से, अरे समीर बेटे, तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या इसी के लिए मैंने तुम्हें इतना पढ़ा लिखा कर बड़ा किया? लोग मुझे क्या कहेंगे बेटा? लोगों का क्या है पिताजी, लोग तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन अब हम दोनों आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैंने हमारी खेती की मिट्टी परीक्षण के लिए भिजवा दी है, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं जो करना चाहता हूँ वो इस मिट्टी में होगा या नहीं। समीर के पिताजी उसकी बात सुनकर सुन रह जाते हैं और समीर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। उन दोनों की बातें उनके खेत में काम करने वाले रामू ने सुन ली थी, तो यह खबर गांव में बड़ी ही तेजी से फैल गई। अब गांव के सरपंच जी समीर से मिलने आते हैं और वो समीर से, अरे समीर बिटुआ, हमने सुना है कि तुम अब यही रहकर खेती करने वाले हो। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है सरपंच जी। अरे मोहन, तुम्हारा बिटुआ क्या सठिया गया है? यहाँ क्या करेगा वो रहकर? अरे सरपंच जी, अब पता नहीं है क्या करना चाहता है यहाँ, लेकिन अब उसने ठान ही लिया है तो करने दो उसे। सरपंच जी मोहन की बातें सुनकर वहां से चले जाते हैं। अब समीर और उसकी पत्नी वहां बाम्बू की खेती करते हैं। उन्हें देख गांव के लोग उन पर हंसने लगे थे।
धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा था। ये देख समीर के माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश थे। समीर ने बाम्बू से बनने वाली चीजें किस तरह बनाई जाती है ये सिखाने का वर्कशॉप रखा ताकि गांव वालों को उसका फायदा हो, और वैसे ही हुआ। इतना ही नहीं, गांव के पढ़े लिखे लड़के भी अब गांव में ही रहकर समीर से प्रेरित होकर खेती करने लगे, और इस कारण गांव वाले भी समीर पर बड़े खुश थे। समीर ने अपने इंजीनियरिंग के सहारे खेत में चलने वाले औजारों को मॉडिफाई किया था। साथ ही उसने गांव के लिए सरकार से भूमि परीक्षण केंद्र बनवाने की मान्यता प्राप्त करवा ली थी ताकि गांव के सभी लोगों को उसका फायदा हो सके। अब आसपास के गांव के लोग भी समीर से उसकी राय मांगने के लिए आने लगे थे। साथ ही उसकी जैसी मॉडर्न खेती करने लगे। उनका छोटा सा श्रीरंगपुर अब समीर के कारण गांव गांव तक चर्चे में आ चुका था। उनके गांव में सभी और खुशियां ही खुशियां थी। एक बार की बात है, एक गांव में दीपक और काजल नाम के पति पत्नी रहते थे। उन्हें 2 लड़के और 1 लड़की थी। दीपक एक किसान था और उसके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर उनका गुजारा होता था। दीपक अचानक काफी बीमार रहने लगा था और टेस्ट कराने के बाद भी डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दीपक को हुआ क्या है। लेकिन फिर भी वो पूरा दिन आराम करने के बजाय अपने गाय का दूध बेचने बाजार जाया करता था। इससे उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी थी और फिर उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो बिस्तर पर जकड़ गए। अब दीपक का बड़ा बेटा राकेश काम करने लगा जो पहले दीपक किया करता था, पर घर के हालात अब बहुत खराब हो गए थे। दीपक के काम ना करने से उनके ग्राहक भी कम हो गए थे। एक दिन दीपक और काजल का बड़ा बेटा राकेश उसकी माँ के पास जाकर, माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना राकेश। माँ, दरअसल अपनी गाय थोड़ी कमजोर हो चुकी है, इसी कारण वो अब ज्यादा दूध नहीं दे पाती। रोज हमारी तरफ से दूध ना मिलने की वजह से ज्यादातर ग्राहक अब दूसरे लोगों से दूध लेने लगे हैं। हमारा व्यापार अब ठंडा पड़ गया है। हमें इस बारे में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो राकेश। अब तुम्हारे पापा की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मैं भी उनकी देखभाल में व्यस्त रहती हूँ। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ सोचता हूँ। राकेश अब अपने भाई बहनों से भी विचार विमर्श करता है। अगले दिन एक बूढ़ा आदमी उनके घर आता है और कहता है, अरे कोई घर पर है? मुझे अपने बीमार बेटे के लिए 1 लीटर दूध चाहिए था। राकेश तुरंत ही ताज़ा दूध निकालने के लिए गाय के पास जाता है, पर गाय ने बस आधा लीटर ही दूध दिया था। उसके आगे वो थोड़ा भी दूध नहीं दे पाई। वो फिर सोच में पड़ जाता है, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो बस आधा लीटर ही दूध है। अब मैं उनको क्या बोलूँगा? इतने में सपना वहाँ आ जाती है और अपने भैया से, भैया आप परेशान मत होइए, चलो आप बाहर, मैं सब संभाल लूंगी। सपना और राकेश बाहर आते हैं और दूध बूढ़े आदमी को दे देते हैं। अरे ये क्या? ये तो बस आधा लीटर ही है। राकेश के कुछ बोलने से पहले ही सपना बोल उठती है कि बाबा, ये कोई मामूली दूध नहीं है, ये तो चमत्कारी गाय का दूध है। ये पीकर आपका बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बाबा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा आप सबका आभारी रहूंगा। फिर वो पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। तभी राकेश सपना से, सपना, तुम खुद भी फंसोगी और हमें भी फंसाओगी। अरे तुम क्यों इतनी चिंता करते हो भैया, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो देखते हैं अब क्या होता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक दिन वो बूढ़ा आदमी राकेश को बीच बाजार में मिलता है। तो राकेश से, अरे कैसे हो बेटा? और तुम्हारे परिवार वाले सब कैसे हैं? राकेश उन्हें पहचान ही नहीं पाता। अरे बेटा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा वही ग्राहक हूँ जिनको तुमने चमत्कारी गाय का दूध दिया था। धन्यवाद, आप लोगों की वजह से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। ये बात अब धीरे धीरे फैलने लगी है कि चमत्कारी गाय का दूध पीकर तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। लोग अब दीपक के घर के बाहर लाइन लगाने लगते हैं और वहाँ से साधारण दूध से ज्यादा पैसे देकर चमत्कारी गाय का दूध खरीदने लगते हैं। अब दीपक के घर के हालात सुधर गए थे और पर्याप्त पैसे होने से राकेश अपने पिताजी का इलाज बड़े अस्पताल में करता है। दोनों बाप बेटे अब साथ में ही दूध का व्यवसाय करने लगते हैं और अब उनके परिवार में कोई चिंता नहीं थी। कुछ सालों बाद विदेश से एक व्यापारी गाँव आता है। तब उसे इस गाय के बारे में पता चलता है और वो फिर गाय के मालिक से मिलने का निवेदन करता है। गांव के लोग फिर एक बैठक की व्यवस्था करते हैं। जी, दरअसल मुझे ये गाय खरीदनी है।
मैं तुम्हें इसके पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। तुम वो पैसों से ढेर सारी गाय खरीद कर अपना व्यापार बढ़ा सकते हो। दीपक के मन में यह बात सुनकर लालच आ जाता है। वो सोचने लगता है कि यह मामूली गाय के इतने पैसे दे रहा है, फिर मुझे ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वो बिना किसी को बताए उस गाय को विदेशी को बेच देता है। विदेशी खुश होकर उसे पैसे देकर खुशी खुशी अपने देश लौट जाता है। कुछ दिन में दीपक का परिवार नोटिस करता है कि गाय गायब है। वो दीपक को पूछने लगते हैं कि गाय कहाँ चली गई है। पहले तो वो बोलता है कि अरे, मैंने गाय को थोड़े दिनों के लिए अपने दोस्त राहुल को दी है। वो जानवरों का डॉक्टर है और हमारी गाय बीमार भी थी, तो वो अब उसकी निगरानी में रहेगी। दीपक के घर वाले भी उसकी बात मान लेते हैं, पर कुछ ही दिनों में गाय को वापस लौटता हुआ ना देखकर अब उन्हें शक होने लगा है। अब काजल दीपक के पास जाकर, अजी आप मुझे सच सच बताओ, गाय को कहाँ छोड़कर आए हो आप? वो गाय बहुत कमजोर हो गई थी, तो मैंने उसे अच्छी रकम में बेच दी। चिंता मत करो, हम नई गाय ले लेंगे। क्या कहा? बेच दी? आपको पता है ना वो कोई चमत्कारी गाय नहीं है। अगर उन्हें पता चला तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? तुम चिंता मत करो, विदेशी लोगों के पास बहुत पैसा होता है। वो लोग नोटिस भी नहीं करेंगे कि वो चमत्कारी गाय नहीं है। अगर उन्हें इतनी ही पड़ी होती तो अब तक मुझे उनका फोन आया होता। वो तो सपना उस गाय में जड़ी बूटी की दवाई मिलाया करती थी, इसलिए फिर लोग उस दूध को पीकर स्वस्थ हो जाते थे। पर अब उन विदेशियों को तो हमारा सच पता चल गया होगा। रात गई बात गई, छोड़ो ये सब, चलो खाना खाते हैं। वे खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब दीपक बाजार में सब्जियां लेने जा रहा था, तब एक आदमी उससे, अरे, ये तो वही धोखेबाज है जो अपनी गाय को चमत्कारी बताकर हमसे पैसे लूटता था। सब बता दिया है हमें वो विदेशी ने। चलो गाँव वालों, मारो इसे। सब गांव वाले मिलकर दीपक को बहुत पीटते हैं और ये सारी बातें सभी और फैल जाती है। अब दीपक से कोई दूध नहीं खरीदता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो भी इंसान लालच करता है वो अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। हमें हमेशा अपनी मेहनत से जो कुछ भी मिले उसी में खुश रहना चाहिए। अगर हम थोड़ा ज्यादा के चक्कर में लालच करेंगे तो हमारे पास अब जितना है हमें उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए कहते हैं ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। भीमपुर नाम के गांव में सोहम अपने परिवार के साथ रहता था। सोहम 8 साल का था जब सोहम के माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। सोहम का उसके चाचा और चाची के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, तो वो अपने चाचा रमेश और चाची उमा के साथ रहने लगा। उसकी चाची बड़ी ही घमंडी थी, तो वो सोहम को हमेशा सताती रहती। साथ ही घर के सारे काम उससे करवाती। बर्तन मांजने से लेकर खाना पकाने तक के सारे काम सोहम ही किया करता था। सोहम के चाचा की एक जलेबी और पकौड़ी की दुकान थी। वो भीमपुर की सबसे बड़ी दुकान थी। अब सोहम 7वीं कक्षा में था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था तो उसकी भूख भी बढ़ रही थी, लेकिन उसकी चाची उसे पेट भर खाना भी नहीं देती थी। एक दिन जब सोहम खाना खाने बैठता है तो चाची उससे, वाह 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 वाह, क्या खाना खाया जा रहा है भाई साहब, पंच पकवान। अरे जरा कम खाया करो, कम। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। चाची की बात सुनकर सोहम को बहुत बुरा लगता है। वो चाची से, चाची, जो घर में बना था वही खा रहा हूँ। आज मुझे बहुत भूख लगी थी। लगी थी ना, अब तो नहीं लगी है ना। खाना तो खा लिया ना, तो अब बस करो। मेरा बेटा तो देखो कितना दुबला पतला हो चुका है। जरा उसके लिए ऑरेंज जूस तो लेकर आना और जूस देकर यहाँ से निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। इतना बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी अकल नहीं आई इसे। चाची और सोहम की बात रमेश ने सुन ली थी। उन्हें भी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें भी ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो उमा के सामने कुछ भी नहीं बोल पाते थे। वो चुपचाप वहाँ से बाहर चले जाते हैं। सोहम भी रोने लगता है। रोते रोते मन ही मन अपने माँ पिताजी को याद करने लगता है। वो अपनी थाली उठाकर साफ करके अच्छे से एक जगह रख देता है। अब वो घर के बाहर आता है, तभी उसके चाचा जी उसका बाहर इंतजार कर रहे थे। वो सोहम से, सोहम, यहाँ आओ बेटा। तुम्हारी चाची जिस तरह से तुमसे बात करती है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज से तुम स्कूल की छुट्टी होने के बाद सीधा दुकान पर आया करो। वहाँ का काम सीख लिया करो ताकि तुम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बन सको। चाचा जी, लेकिन मेरी ऐसी क्या गलती थी
कि मेरे माँ पिताजी मुझे अकेला इस दुनिया में छोड़ गए। सोहम की ये बात सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगता है। वो उसे गले लगा लेता है और सोहम से, नहीं बेटे, ऐसे नहीं कहते, मैं हूं ना। अब चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें भूख लगी है ना, मैं तुम्हें अभी जिलेबी खिलवाता हूँ। दोनों मिलकर रमेश की दुकान पर जाते हैं। रमेश सोहम को पेट भर कर जलेबी और पकोड़े खिलवाता है। सोहम हर रोज थोड़े समय के लिए अपने चाचा के दुकान पर जाने लगा और वहां जाकर पकोड़े और जलेबी बनाना सीखने लगा। छुट्टी के दिन तो वो पूरा दिन दुकान पर जाने लगा और ये बात चाचा जी ने उमा को बड़े अच्छे से समझा दिया था कि कैसे वो सोहम से दुकान का सारा काम करवा रहे हैं और दूसरी ओर बेचारी सोहम की मदद करने लगे। लेकिन घर आने पर चाची उसे बहुत डांटा करती थी, साथ ही रात के बचे सारे काम भी उससे करवाती थी। अब 2-3 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। सोहम की स्कूल भी छूट चुकी थी। अब एक दिन सोहम अपने चाचा जी से, चाचा जी, मैं चाहता हूँ कि अब मैं शहर जाऊँ। अब मुझे चाची की बातें सही नहीं जाती। शहर जाकर वहीं पर आपकी सिखाई हुई जलेबी और पकौड़ों का बिजनेस करूँगा। लेकिन आप चाची को ये बात मत बताना, नहीं तो वो। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपना काम शुरू करना चाहते हो, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटा। चाचा जी, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपको फोन करते रहूंगा। सोहम की बात सुनकर चाचा जी को बुरा तो लगता है, लेकिन साथ ही वो खुश भी हो जाते हैं। वो उसे कुछ पैसे देते हैं। अब सोहम अपने चाचा जी का आशीष लेकर वहाँ से शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर घर जाकर चाचा जी चाची को ये बात बताते हैं कि सोहम घर छोड़कर चला गया है। ये बात सुनते ही चाची, चलो अच्छा हुआ, खुद ही चला गया, बला टल गई समझो। सोहम शहर में जाता तो है, लेकिन अब कैसे करना है, क्या करना है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो वहाँ पर कुछ काम ढूंढता है तो उसे एक होटल में वेटर का काम मिल जाता है। इस काम के साथ साथ वो अब अपनी खुद की पकोड़े की गाड़ी शुरू करने की ठान लेता है। 1 साल बाद ही वो अपना खुद का ठेला खरीदता है और उस पर मूंग पकोड़ा, आलू पकोड़ा, पालक पकोड़ा और साथ ही जलेबी रखना शुरू कर देता है। 1-2 सालों से ज्यादा मुनाफा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा। लोगों को उसके हाथ के बने पकोड़े बहुत पसंद आते थे। उसने अलग अलग प्रकार के पकोड़े बनाने के कारण उसकी रेहड़ी पर लोगों की हमेशा भीड़ लगी रहती। तो अब उसने कुछ कुर्सियाँ खरीद ली ताकि लोगों को बैठने में कोई तकलीफ ना हो। वो लोगों से बड़े प्यार से बात किया करता था, इसीलिए लोग भी उसकी रेहड़ी पर बार बार पकोड़े खरीदने के लिए आते थे। अब लोग सोहम को स्वाद के साथ साथ प्यार से बात करने वाला पकोड़े वाला के नाम से जानने लगे थे। वो हमेशा ही अपने चाचा जी से बातें करता था, उन्हें सारी बातें बताता था। अब उसने एक छोटा सा घर खरीद लिया था। कुछ ही दिनों बाद उसे मीना नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। मीना एक गरीब घर की लड़की थी। वो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। वो वहीं पर एक रेहड़ी पर काम किया करती थी। तो अब वो मीना के माता पिताजी से बात करता है और उससे शादी भी कर लेता है। शादी के बाद मीना भी उसे उसके काम में मदद करती है। वो धीरे धीरे कर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, उस शहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जो भी परिस्थिति आए, हमें हारना नहीं है। कहीं ना कहीं से रास्ता निकल ही जाता है। काम कोई भी हो, अगर मन लगा कर करो तो हमें उसमें सफलता जरूर ही मिलती है।